नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए हिंदी पेडागोजी की वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को कलेक्शन किया गया है। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक-एक करके हम जो है तो हिंदी पेडागोजी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा, सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी का जो सिलेबस है, देख सकते हैं एक-एक करके। पहला शिक्षा शास्त्र में देखेंगे, भाषा अधिगम एवं अर्जन दिया हुआ है। भाषा को सीखते कैसे हैं और उसको ग्रहण कैसे करते हैं, अर्जन कैसे करते हैं, तो ये देखेंगे। इसके पश्चात दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। जो भाषा शिक्षण उसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तीसरा टॉपिक देखिएगा यहीं पास, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका देखेंगे दोस्तों। चौथा है भाषा अधिगम एवं व्याकरण की भूमिका देखेंगे, है ना। भाषा का अधिगम के दौरान जो है तो व्याकरण की क्या भूमिका होती है, आगे देखेंगे। पांचवा टॉपिक है भाषा विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। भाषा में कौन कौन सी जो है तो कक्ष में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आगे है भाषा कौशल। भाषा कौशल आप तो पता ही है, सुबो पाल के बारे में। आगे देखेंगे भाषा बोध, बोलना सुनना पढ़ना तथा लिखने में प्रवीणता का मूल्यांकन करेंगे। और इसके पश्चात देखेंगे आठवां टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षक सहायक सामग्री देखेंगे, इसमें दृश्य और श्रव्य सामग्रियाँ शामिल होती हैं। कौन कौन सी सामग्रियाँ होती हैं, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों। और नौवां टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, है ना। तो इस प्रकार से एक एक करके टॉपिक के बारे हमने आपको सिलेबस दिखाया है दोस्तों। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आज हम भाषा को पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में जानेंगे, है ना। और उसके पश्चात जो है तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है तो एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। देखेंगे भाषा सबसे पहले पढ़ रहे हैं। भाषा देखेंगे भाषा क्या होती है, तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा विचार प्रकट करना। दोस्तों, महत्वपूर्ण है, भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना अथवा विचार प्रकट करना होता है। हम एक महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की परिभाषा लेकर आए हैं यहाँ। देखेंगे महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के अनुसार भाषा की परिभाषा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, उसका शारीरिक व मानसिक विकास भी समाज में ही होता है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा है। क्या बात दोस्तों समझ में आई। अरस्तु ने यह कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास समाज में ही होता है, किंतु मनुष्य अपने मानसिक विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, क्या जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों समझिएगा कि भाषा, मनुष्य जो है तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसी को भाषा कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो भाषा होती है विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। आगे देखेंगे, एक सामान्य शब्दों में अगली परिभाषा है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर तथा दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। देखिएगा यहाँ एक और परिभाषा ली गई है दोस्तों। इस परिभाषा से भी एक और अवधारणा समझ में आएगी। कहा जा रहा है कि भाषा वह साधन है। कहने का सही ये है कि भाषा तो सबसे पहले एक साधन के रूप में होती है ना। क्या किस साधन के रूप में होती है, विचारों को व्यक्त करने के लिए ये साधन होती है भाषा। फिर देखेंगे, कह रहा है आगे कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। मतलब भाषा को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, बोल करके, लिख करके। और तीसरा एक प्रकार होता है सांकेतिक प्रकार भी होता है दोस्तों, दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। कहने का अर्थ यह है कि भाषा को बोल करके या कि लिख करके या कि संकेतों के द्वारा मनुष्य दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाता है। तो इस प्रकार से देखें, हमने भाषा की परिभाषाएँ देखी हैं। एक एक करके अगली टॉपिक को हम देखेंगे। परिभाषा देखा है, अब आगे हम लोग विशेषता वगैरह देखेंगे, है ना। यहाँ देखिएगा भाषा की यहाँ विशेषताएं दी हुई हैं। एक एक करके सभी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, ये विशेषताएं हैं आपके सामने हैं। भाषा की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों देखिएगा, भाषा का जो विकास होता है समाज में ही होता है, अतः कह सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जैसे जब बालक का जब जन्म होता है तो बालक में एक प्राकृतिक गुण होता है सुनने का, लेकिन इसके पश्चात क्या होता है कि बालक जो है तो समाज के द्वारा, माता पिता और घर परिवार के द्वारा क्या करता है, किसी भी भाषा को सुनता है और सुनते सुनते भाषा को अनुकरण
व्याकरण करता है और इसके पश्चात क्या होता है, भाषा को बोलना सीख जाता है। तो कहने का आशय ये है कि भाषा का जो विकास हुआ कहाँ से हुआ है, समाज से हुआ है। अतः भाषा एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ऐसे देखेंगे अगला बिंदु है, भाषा पैतृक या आनुवंशिक संपत्ति नहीं है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये पैतृक और आनुवंशिक कहाँ से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमारे माता पिता जो भाषा बोलते रहे हों, या कह सकते हैं कि हमारे यदि पालन पोषण, या कह सकते हैं कि हमारा जन्म यदि हम हिंदी भाषी हैं और हमारा जन्म यदि इंग्लिश भाषी राज्य में होता है, तो क्या हम फिर क्या करेंगे, अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। कहने का मतलब है वातावरण से मनुष्य जो है तो क्या करता है, भाषाओं को अर्जित करता है। कह सकते हैं समाज से जो है तो जो समाज की भाषा होती है उससे मनुष्य अर्जित कर लेता है। तो ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है कि जो हमारे पूर्वज बोलते थे उस भाषा का प्रयोग हम भी करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, भाषा को सीखा जाता है। आगे देखेंगे तीसरा बिंदु है, भाषा अर्जित वस्तु है। जैसा कि अभी हमने बताया कि भाषा पैतृक या आनुवंशिक संपत्ति नहीं है, तो भाषा क्या है, भाषा को अर्जित किया जाता है। अर्जित मतलब सीखा जाता है दोस्तों, है ना। जैसे देखिएगा कई बार जो हिंदी भाषी लोग होते हैं तो स्पोकन इंग्लिश उनको सीखना होता है, तो क्या वो उसके लिए कोचिंग लगाते हैं या कि क्या करते हैं, ऐसे माहौल में जाते हैं, ऐसे वातावरण में जाते हैं जिससे वो अंग्रेजी को सीख पाएँ। तो क्या होता है, भाषा को अर्जन किया जाता है, मतलब सीखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे अगली विशेषता जो है, भाषा की चौथी विशेषता है भाषा परंपरागत वस्तु। देखिएगा भाषा परंपरागत वस्तु है, इसका आशय ये होता है कि भाषा निरंतर चलती आ रही, परंपरा से आशय होता है जो चीज़ें निरंतर चलती आ रही हो, मतलब जो सदियों से चला आ रहा है उसे परंपरा कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। यही कारण है कि भाषा भी निरंतर चली आ रही है, सदियों से भाषा चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि भाषा केवल हम इस समय हम बोलना सीखे हैं, बल्कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तो भाषाओं को बोला गया है। भाषा का प्रवाह जो है तो देखेंगे, आपने देखा होगा कि हिंदी, जैसे हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ है संस्कृत से हुआ, फिर संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, उसके पश्चात खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो कह सकते हैं कि भाषा एक निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई है, अतः ये परंपरागत वस्तु है ना, ये निरंतर चली आ रही है। तो भाषा क्या होती है, परंपरागत होती है। आगे देखेंगे भाषा का पांचवी विशेषता है, भाषा परिवर्तनशील होती है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही है कि भाषा, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है कहाँ से हुआ है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, संस्कृत के बाद पाली का, पाली के बाद प्राकृत का, प्राकृत के बाद अभ्रंश का, अभ्रंश के बाद अवहट का, अवहट के बाद जो है तो प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। तो कह सकते हैं कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। मतलब भाषा सदैव एक जैसे नहीं रहती है, बल्कि समय और स्थान के आधार पर भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसे समय या स्थान के आधार पर कह सकते हैं दोस्तों, जैसे देखेंगे कि जैसे किसी भी राज्य में देखेंगे, जैसे कह सकते हैं कि राजस्थान एक राज्य हो गया, हिंदी भाषी राज्य है। जैसे कह सकते हैं मध्य प्रदेश भी एक हिंदी भाषी राज्य है। तो देखेंगे दोनों ही राज्यों की एक ही समय कहे तो दोनों ही राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, स्थान के आधार पर भी परिवर्तनशील है, और दूसरा क्या है, भाषा जो है तो समय के आधार पर भी परिवर्तनशील होती है। जैसे कालांतर में कह सकते हैं, पहले प्राचीन काल में संस्कृत बोला जाता था, फिर उसके बाद पाली भाषा में परिवर्तित हुई संस्कृत पाली भाषा में बदलने के बाद पाली जो है तो प्राकृत में बदल गई, प्राकृत जो है तो अभ्रंश में, और अभ्रंश जो है तो अवहट में। इस प्रकार से भाषा क्या हुई, परिवर्तित होती गई। और हो सकता है कि कालांतर में हिंदी भी किसी भाषा का रूप धारण कर सके। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा भाषा जो होती है तो परिवर्तनशील होती है। कभी लगभग ये 1000 या 500 वर्षों में क्या होती है, भाषा परिवर्तित हो जाती है। मतलब आने वाले समय में, है ना, जैसे समय गुजरेगा तो भाषा परिवर्तित होती रहती हैं। आगे देखेंगे अगला है, भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये पॉइंट है। देखिएगा आर्यनी से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, जितने बिंदु को हम क्लियर करा रहे हैं इनकी विशेषताओं से ही कई क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं, संकलन किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कैसे आते हैं हम आपको जो है तो दिखाएंगे। तो देखिएगा भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है। कहा जा रहा है कि जो भाषा होती है, भाषा जो होती है तो व्याकरण से नियंत्रित होती है, मतलब कंट्रोल होती है। देखिएगा दोस्तों, जैसे कोई भी भाषा, जैसे हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। अंग्रेजी जैसे है तो अंग्रेजी भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। दोस्तों प्रत्येक भाषाओं का अपना व्याकरण होता है। बिना जो भाषाएं न होंगी, कहने का सही है कि किसी भी भाषा का जो भाषा होगी सबका अपना व्याकरण होता है, और जो भाषाएं न होंगी, जैसे जो क्षेत्रीय बोलियाँ होती हैं या विभाषाएँ होती हैं, इनका कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं होता है, बल्कि जो होता है तो भाषाओं का ही अपना व्याकरण ग्रंथ होता है। जैसे संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था, अष्टाध्यायी, जिसके 8 अध्याय थे। ठीक है, इसी प्रकार संस्कृत का पहला, यदि हिंदी के पहले व्याकरण ग्रंथ की बात किया जाए तो हिंदी का व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है,
कामता प्रसाद गुरु को। तो इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे कि जो हिंदी है मतलब कोई भी भाषा जो होती है तो व्याकरण से नियंत्रित होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ एक लाइन में आपको व्याकरण की परिभाषा बताएंगे कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। देखिएगा व्याकरण क्या होती है। व्याकरण वह शास्त्र है, ढंग से सुनेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। क्या? किसी भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि भाषा के द्वारा किसी भी भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है, शुद्धियों और अशुद्धियों को हम ज्ञान रखते हैं। तो इस प्रकार से जो होती है भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आगे देखेंगे अगली विशेषता है, सातवीं विशेषता है प्रत्येक भाषा की भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। देखेंगे दोस्तों प्रत्येक भाषा एक निश्चित भौगोलिक एरिया में बोली जाती है। जैसे भारत में देखेंगे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, इसके पश्चात कहते हैं अलग अलग राज्य जैसे हैं तो अलग अलग राज्यों के जैसे कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, इसकी एक निश्चित भौगोलिक एरिया है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है ना। जैसे भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदी भाषी राज्य है तो इनकी केवल एक निश्चित भौगोलिक सीमा है कि 9 राज्यों के अंतर्गत ही बोली जाती हैं, है ना। और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सहित कहें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात महाराष्ट्र की सेकंड राजभाषा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इनकी एक निश्चित भौगोलिक एरिया होता है ना। ऐसा नहीं कि संपूर्ण विश्व में संपूर्ण धरा में बोली जाती है एक भाषा। इस धरती में कई प्रकार की भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, अलग अलग देशों में अलग अलग भौगोलिक एरियाओं क्षेत्र के आधार पर जो है तो भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों आगे देखेंगे अगला भाषा की विशेषता है भाषा का प्रवाह सरल से कठिन की ओर होता है। सॉरी दोस्तों यहाँ गलत लिखा हुआ है, भाषा का प्रवाह जो होता है तो कठिन से सरल की ओर होता है, ये गलत लिखा है। यहाँ देखेंगे भाषा का जो प्रवाह है कठिन से सरल की ओर होता है। कहाँ? सरल की ओर होता है। देखिएगा कठिन से सरल से ऐसा यह है दोस्तों कि भाषा, यहाँ थोड़ा देखेंगे इसको सुधार लेना दोस्तों आप। क्या? भाषा का जो प्रवाह है कठिन से कहाँ की ओर हुआ है? भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना। ये थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पास। देखेंगे भाषा का प्रवाह कठिन से सरल से ऐसा ये है कि भाषा जैसे जैसे हर मनुष्य क्या होता है जब जो भाषा उसको सरल लगती है उधर जो है तो बोलता जाता है, उसको सीखता जाता है। जैसे समझिएगा आज हमारे लिए संस्कृत बोलना या पाली बोलना जो है कठिन है। क्यों? क्योंकि आज की जन सामान्य की भाषा हिंदी है, जबकि आज की जन सामान्य की भाषा संस्कृत नहीं है, पाली नहीं है, प्राकृत नहीं है, अपभ्रंश नहीं है। लेकिन इन भाषाओं बोलना आज हमारे लिए कठिन है। पर ऐसा तो नहीं है कि ये भाषाएं अंत हो गया है, उनका समय तो नहीं है, जन सम्मान की भाषाएं तो नहीं है। संस्कृत पाली प्राकृत आज जन सम्मान की भाषा तो नहीं है, लेकिन इनको बोला तो जाता है। पर विकास कहाँ की ओर हुआ? देखिए संस्कृत बदली कहाँ? पाली में, पाली बदली प्राकृत में, प्राकृत जो है तो परिवर्तित हुई किसमें? अपभ्रंश में, अपभ्रंश परिवर्तित हुई जो है तो अभट्ट में, अभट्ट परिवर्तित हुई किसमें? प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी में। और आज जो है तो हिंदी का जो मानक रूप है आज खड़ी बोली बोली जाती है। तो कह सकते हैं कि जो भाषा हुआ है, भाषा का जो प्रवाह हुआ है, मतलब जो विकास हुआ किधर हुआ है? कठिन से सरल की ओर हुआ है। मतलब जो लोगों को सरल लगता है वो बोलते हैं, बल्कि भाषा जो कठिन स्वरूप होता है उसको धीरे धीरे त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों कि भाषा का जो प्रवाह है ना कठिन से सरल की ओर हुआ है, कठिन से सरल की ओर हुआ है। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा इरर हुआ है। आगे देखेंगे अगली विशेषता है, 9वीं विशेषता है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। दोस्तों देखिएगा जिन भाषाओं का प्रादुर्भाव हो गया है, जिन भाषाओं का जन्म हो गया है, उन भाषाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक भाषाएं रहेंगी, जब तक मानव समूह रहेगा समझिएगा तब तक बोलने वाले लोगों कोई प्रत्येक भाषाओं को बोला जाएगा। जैसे आज भी संस्कृत प्राचीन काल की भाषा थी, हिंदी की आदि जननी है, किंतु आज भी संस्कृत बोली जाती है, पाली आज भी बोली जाती है। देखेंगे जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे आप देखेंगे जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं तो वहाँ की भाषा आज भी पाली है। प्राकृत जो है तो जैन धर्म की जो है तो प्राकृत भाषा होती है ना। आज भी वहाँ पाली भाषा को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा जो हैं, जिन भाषाओं का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, उन भाषाओं का अंत कभी नहीं हो सकता है, बल्कि ये भाषाएँ इनका रूप परिवर्तित जरूर हो सकता है लेकिन इनका अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भाषा परिवर्तनशील होती है, तो भाषाओं का स्वरूप परिवर्तित हो सकता है ना। ये कठिन से इनका प्रवाह सरल की ओर होता है, लेकिन भाषा का कभी अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता है, ये असंभव है। मतलब किसी भाषा का अंतिम स्वरूप हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, फिर अगली विशेषता 10वीं विशेषता देखेंगे। यहाँ अगली विशेषता के बारे में
देखिएगा 10वीं विशेषता है भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। दोस्तों ये तो पहले ही विशेषता होनी चाहिए थी, कि हमने बताया भी है कि भाषा क्या होती है, मानव अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम बनाता है ना, भावों और विचारों को व्यक्त करने का, संप्रेषण करने का, कम्युनिकेशन करने का एक साधन है। तो दोस्तों हमने देखा है कि भाषा साधन के रूप में होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा परंपरागत बस होती है। तो कई सारी विशेषता, लगभग मैंने 10 विशेषताओं को देखा है। इसी से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहा दोस्तों, विशेषताएं देखे हैं। आगे देखिएगा, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं भाषा अधिगम और अर्जन पढ़ा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पास कुछ बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के एक एक बिंदु को हम पढ़ते चलेंगे भाषा के टॉपिक के हिसाब से, है ना। यहाँ देखेंगे दोस्तों थोड़ा यहाँ हाँ देखिएगा, भाषा का अधिगम एवं अर्जन हम यहाँ ये पढ़ने जा रहे हैं। भाषा का अर्जन एवं अधिगम। देखिएगा अर्जन से आशय जो है तो एक्विजिशन से होता है, भाषा का अधिगम मतलब सीखने से, लर्निंग से होता है, और अर्जन का आशय एक्विजिशन से होता है। देखेंगे यहाँ पास भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं। लगभग वो विशेषताएं ही है, जैसा कि मैंने अभी विशेषता आपको पढ़ाया है ना। तो भाषा क्या है, अर्जित की जाती है, मतलब भाषा को सीखा जाता है, ये वंशनगत नहीं है या पैतृक नहीं है। फिर देखेंगे दोस्तों आगे, भाषा के तीन प्रकार से भाषा अर्जित कर सकता है मनुष्य। देखेंगे यहाँ पर से भाषा के अर्जन के बारे में बताया गया है कि भाषा 3 प्रकार से अर्जित की जा सकती है। पहला क्या है, अनुकरण। देखिएगा दोस्तों, भाषा अर्जन करने के यहाँ 3 माध्यम बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं दोस्तों, देखेंगे कि भाषा 3 प्रकार से अर्जित की जा सकती है, मतलब सीखी जा सकती है। पहला भाषा सीखने का पहला स्टेप है अनुकरण। देखेंगे जब बालक का जब जन्म होता है तो वो समाज के द्वारा क्या करता है कि उस भाषा को, जो उसकी मातृभाषा होती है, जिसे कहते हैं मदर टंग। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भाषा का, जब बच्चे का जब जन्म होता है तो जो समाज के द्वारा भाषा बोली जाती है तो उसको सुनता जाता है, धीरे धीरे अनुकरण करता है, और अनुकरण करते करते क्या होता है, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना शुरू कर देता है, और एक ऐसा समय आता है कि वो शब्दों को बोल पाता है। तो इस प्रकार से उसके उम्र के अनुसार शब्दों के भंडार बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो भाषा कैसे सीखा दोस्तों, जो बालक होता है भाषा किस प्रकार से सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। अतः भाषा का सबसे अच्छा और सबसे सरल माध्यम क्या माना जाता है दोस्तों, भाषा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाषा सीखने का सबसे सरल माध्यम क्या होता है, तो दोस्तों अनुकरण ही होता है। किसी भी भाषा को सीखने का सबसे सरल माध्यम क्या होता है, अनुकरण होता है। अब आगे देखेंगे, दूसरा है भाषा सीखने का दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखेंगे, क्या है, अभ्यास है। देखेंगे ये दृष्टिकोण क्या कहता है, अभ्यास मतलब ये कह रहा है कि किसी भी भाषा को अभ्यास के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। देखिएगा जो हमारी मदर टंग होती है, जो मातृभाषा है, उसके अतिरिक्त हम यदि किसी भाषा को लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। और किसी भी भाषा को निरंतर अभ्यास करके सीखा जा सकता है। जैसे हम जो भाषा हमारी मातृभाषा होती है उसके अतिरिक्त यदि हम किसी अन्य भाषाओं को ग्रहण करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। जैसे कवि वृंद ने भी कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कहने का आशा ये है कि अभ्यास के संबंध में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बार बार रसरी के आने पर पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, सिल पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार इंसान यदि अभ्यास करे तो अभ्यास से दक्ष हो जाएगा, यदि चीज़ों को सीख पाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा कि किसी भी भाषा को सीखने का दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, अभ्यास है। पहला क्या है, अनुकरण है, दूसरा है अभ्यास। अब देखेंगे तीसरा है, तीसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, या किसी भाषा को कैसे सीखा जा सकता है। क्योंकि किसी भाषा को सीखने के केवल 3 ही दृष्टिकोण हैं। तो तीसरा दृष्टिकोण है पुनरावृत्ति से। क्या, पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराव। तो एक तरह से अभ्यास ही कह सकते हैं, पुनरावृत्ति मतलब आवृत्ति मतलब दोहराव से होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अभ्यास जो है तो अभ्यास के माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से जो है तो यहाँ पुनरावृत्ति का आशा यह कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ जिज्ञासा से मतलब है ना, यदि किसी भाषा को सीखने की जिज्ञासा है तो भी भाषा को सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो जिज्ञासा भी होना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बहुत बड़ा तत्व होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे अनुकरण, अभ्यास और जिज्ञासा या पुनरावृत्ति के द्वारा किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है। देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे अगले बिंदुओं के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से, किसी भी भाषा को सीखने के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ है
भाषा अधिगम के लर्निंग के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिएगा भाषा के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जैसा कि अभी हमने बताया कि भाषा जो है तो व्याकरण के द्वारा नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। मतलब भाषा का भी अपना एक नियम होता है ना, व्यवस्थित होती है। तो भाषा नियमों का एक संकलन भी कह सकते हैं दोस्तों, हो सकती है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दूसरी विशेष देखेंगे, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा अधिगम के सीखने के, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। अभी हमने आपको बताया कि जो भाषा होती है क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। कैसे, हमने आपको बताया था कि हिंदी जो भाषा है, जैसे हिंदी भाषा के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है कठिन से सरल की ओर है। पहले संस्कृत बोली जाती थी प्राचीन काल में, फिर उसके बाद पाली में परिवर्तित हुई, पाली जो है तो प्राकृत में, प्राकृत अपभ्रंश में, और इस प्रकार से आज कालांतर में क्या है, हिंदी का प्रयोग होने लगा है। फिर देखेंगे भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर हुआ है। अभी हमने बताया था कि भाषा का जो प्रवाह है कठिन से सरल की ओर हुआ है, वही सारी विशेषताएं हैं। तो भाषा अधिगम के, भाषा सीखने के महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी भाषा को ऐसे सीखा जाता है। देखेंगे भाषा सर्वव्यापक सभी जगह होती है। देखिएगा भाषा की एक विशेषता भी हो सकती है कि भाषा क्या है, भाषा सर्वव्यापक मतलब सभी जगह विद्यमान होती है। देखिएगा जहाँ जहाँ मानव समूह होगा वहाँ वहाँ भाषा जरूर होगी, चाहे कोई भी भाषा हो दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक भाषा होगी, लेकिन जहाँ जहाँ मानव समूह होगा वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ समाज होगी, सामाजिक गतिविधियाँ होती है, वहाँ वहाँ ज़रूर भाषा होगी। क्योंकि मानव अपने विचारों को व्यक्त किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही करता है। तो भाषा सर्वव्यापी होती है ना। जहाँ जहाँ मनुष्य होगा वहाँ वहाँ भाषा ज़रूर होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिएगा भाषा अधिगम के जो है तो प्रमुख बिंदु हैं। कुछ इस प्रकार से देखेंगे, अगले और भी बिंदु हैं, यहाँ हमने लिया है टॉपिक, चूँकि इनसे आने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इन बिंदुओं को ढंग से आप देखेंगे और इन्हीं के माध्यम से भी हम आपको देखेंगे, दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चनों का भी कलेक्शन किया है, तो आप देखेंगे और बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। आप जो यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की यदि आप जो है तो मध्य प्रदेश में सॉरी दोस्तों, यहाँ पास देखेंगे कुछ एरर आ गई है ना। ओ सॉरी दोस्तों, फिर आगे देखेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे जो है तो अन्य जो भाषा की अधिगम के जो है तो अन्य बिंदु दिए हुए हैं। हाँ, लिखा हुआ है कि संयुक्त परिवार में, यहाँ देखेंगे देखेंगे थोड़ा यहाँ कुछ हाँ, इस प्रकार से देखेंगे कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। देखेंगे जो भाषा के विकास के बारे में बताया जा रहा है कि भाषा का जो विकास है सबसे अच्छा कहाँ होता है, सामाजिक परिदृश्य में देखा जाए तो संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार में बच्चे के भाषा का सबसे अच्छा विकास होता है दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आज का जो समाज है तो एकाकी होता जा रहा है। लेकिन देखेंगे कि महत्वपूर्ण है कि यदि बच्चों में भाषा का यदि अच्छा विकास होता है तो वो कौन से परिवार में होता है, संयुक्त परिवार में होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन भी आए। तो अगला बिंदु है भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा की वातावरण होना आवश्यक है। देखेंगे कहने का मतलब यह है कि भाषा को सीखने के लिए जो है तो भाषा में मतलब क्या है कि संबंध भाषा की वातावरण होना आवश्यक होता है। मतलब एक संयुक्त परिवार की आवश्यकता होती है ना, एक संबंधों की ज़रूरत होती है जिससे भाषा को सीखा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से जब कई या कह सकते हैं संयुक्त परिवार में कई लोग होते हैं तो एक संबंध होता है और इस प्रकार से भाषा का किसी बहुत अच्छा विकास होता है बच्चों की। इस प्रकार से देखेंगे अगला है भाषा अध्ययन में प्रमुख तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। देखेंगे जैसे कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये भी बात है कि भाषा अध्ययन में उच्चारण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि बच्चों में उच्चारण की अस्पष्टता रहती है, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा उच्चारण नहीं कर पाते हैं, अस्पष्टता रहती है। तो इस प्रकार से देखेंगे भाषा अध्ययन में सबसे प्रमुख यदि तत्व माना जाता है तो कौन सा है, उच्चारण। भाषा के उच्चारण की जो है तो स्पष्टता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है, जिससे कि दूसरा व्यक्ति या संवाद जो है तो हो रहा है तो सही कम्युनिकेशन हो सके है ना, विचारों का आदान प्रदान सही प्रकार से हो सके। फिर आगे देखेंगे अगला बिंदु है भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के प्रश्न भूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। भाषा की कक्षा में भाषा से संबंधित सभी प्रकार के पहलुओं पर, सभी प्रकार के बिंदुओं पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्नों को, जो भाषा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको जरूर कराना चाहिए है ना, जरूर पूछाना चाहिए है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चों में अभ्यास होता है। तो इस प्रकार से भाषा की जब कक्षा होती है तो भाषा से संबंधित प्रश्नों को एकदम जीरो से, उनको भूमि से कह सकते हैं कि पूछना चाहिए, विचारों के आदान प्रदान को जो है तो महत्व देना चाहिए। आगे देखेंगे
भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। देखेंगे भाषा के विविध प्रयोग से जब विभिन्न प्रकार से प्रयोग होता है तो इस प्रकार से भाषा में कुशलता आती है। क्या होता है, जैसे देखेंगे कि परिवार में या कि स्कूल में देखेंगे कि विद्यालय के माध्यम से देखेंगे कि क्या होता है कि कई भाषा जैसे संस्कृत भाषा को भी भारत में कह सकते हैं कि शिक्षा आयोग के द्वारा जो है तो 3 त्रिभाषी सूत्रों को अपनाया गया है ना। प्राथमिक स्तर पर 3 प्रकार की भाषाओं को सिखाया जाता है, जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई और अंग्रेजी हो गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, विविध प्रयोग से ही भाषा क्या होती है, कुशल बनती है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में जो है तो त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है, मतलब विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग सिखाया जाता है और जिससे बच्चे का जो है तो अच्छा कौशल विकास हो सके। आगे देखेंगे भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। अगला बिंदु है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर होने लगती है। देखेंगे जब बच्चों का विकास होता है धीरे धीरे उनके शब्दों के भंडार कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र का विकास होता है धीरे धीरे क्या है, शब्द के भंडार बढ़ते जाते हैं और जो उनमें होने वाली त्रुटियां होती हैं या उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं या भाषा के ज्ञान संबंधी अशुद्धता होती है या कह सकते हैं जो व्याकरण संबंधी कमियां होती हैं, ज्ञान अज्ञानता होती है, तो जैसे जैसे उम्र का विकास होता है ना वो त्रुटियां धीरे धीरे क्या होती हैं, सीखने के दौरान दूर होती जाती हैं। कहने के साथ ये है कि जैसे जैसे उम्र का विकास होता है वैसे वैसे मनुष्य सीखता जाता है और उस प्रकार से भाषा में शुद्धता आती जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहा दोस्तों। आगे देखेंगे अगला लास्ट बिंदु है कि बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता करते हैं। कहने का आशय यह है दोस्तों, यहाँ पास देखिएगा कि विद्यालय शुरू करने से पहले ही भाषा क्या होती है, भाषा की जटिलताओं को और नियम को आत्मसात कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा उस भाषा को बोल पाते हैं जो उसकी मातृभाषा होती है, जो प्राथमिक भाषा होती है दोस्तों। तो क्या इसमें लिखा है कि पूर्ण भाषिक क्षमता जो है तो समझते हैं। कहने का आशय है कि उसी के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर जो उनकी भाषा होती है उसी के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, उसको भाषा सिखाया जा सकता है या कि शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा है, भाषा के संबंध में सभी बिंदुओं को देखा है ना। जैसे कि अभी हमने जाना है कि प्राथमिक स्तर पर जैसे भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य किया गया है। कहने का आशय है कि बच्चों को उसी भाषा पर जो है तो शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाए जो उसकी मातृभाषा होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या होती है कि मातृभाषा के माध्यम से ही तमाम भाषाओं को सीख पाता है बच्चा। आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ हमने प्रश्नों का कलेक्शन किया है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। तो देखते हैं कि एक एक करके कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्शन किया है तो कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पास देखिएगा कि भाषा डैश डैश पैतृक संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, उत्पन्न संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति है। आप दोस्तों आंसर बताएं, फिर हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा भाषा, हमने अभी आपको बताया कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इसका सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। विकल्प जो दूसरा विकल्प है यही सही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि भाषा पैतृक संपत्ति या आनुवंशिक संपत्ति नहीं हो सकती है ना, उत्पन्न संपत्ति भी नहीं है, पारिवारिक संपत्ति भी नहीं है, बल्कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, मतलब भाषा को सीखा जाता है। तो इस प्रकार से एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि बच्चे अपने साथ हजारों शब्द लेकर पाठशाला जाते हैं, यह शब्द डैश डैश। देखेंगे ऑप्शन यहाँ देखेंगे, पहला ऑप्शन है परिवारजनक सिखाते हैं, मतलब परिवारजन सिखाते हैं, पाठशाला जाने की पूर्व तैयारी है, संस्कार से सीखता है या आस पड़ोस से सीखता है। दोस्तों बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कि भाषा पाठशाला जाने से पहले कहाँ से सीखता है। दोस्तों देखिएगा जो बच्चा है
पाठशाला जाने से पहले जो है तो संस्कार से सीखता है। संस्कार से कह सकते हैं कि जो समाज है, समाज के द्वारा जो समाज में बोला जाता है उसको अनुकरण करता है और उसको सीखता है। तो इस प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत संस्कार से आता है। तो भाषा जो है तो क्या होता है, हजारों शब्द लेकर संस्कार से जाता है। फिर आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न का आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। देखिएगा भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो बताइएगा कौन सा कथन उचित है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, मतलब भाषा जो है तो व्याकरण के द्वारा नियंत्रित होती है। तो पहला ही इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पास वैसे यहाँ पास होना चाहिए था प्रश्न की भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। तो चूंकि भाषा नियम से भी बंद होती है ना, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, तो ये गलत है, ये तो होता है ना। भाषा और बोली में संबंध होता है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन पहला जो है तो भाषा व्याकरण का अनुसरण होता है, इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है दोस्तों, है ना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन यहाँ है ना। चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। देखेंगे पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सीखना। तीसरा है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। और चौथा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सीखना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है। देखिए, ना ही उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ा जा सकता है ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा का प्रयोग सीखना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना नहीं। देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर होगा क्या होगा, दूसरा होगा, भाषा का प्रयोग सीखना। देखिए भाषा कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे भाषा को सीखते हैं। क्योंकि उच्च साहित्य को पढ़ने से भी भाषा प्राथमिक स्तर पर नहीं सीखा जा सकता है। या भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, कोई वैज्ञानिक रूप से तथ्य भी स्पष्ट नहीं कर सकता बच्चा, है ना। और भाषा का व्याकरण सीखना, शुरुआती दौर पर प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो है तो क्या है, व्याकरण भी अध्ययन नहीं कर सकता है। तो प्राथमिक स्तर पर कह रहा है, चूंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सीखना, कि भाषा को कैसे बोला जाता है, सीखा जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, पांचवा क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्वेश्चन मार्क। देखेंगे ऑप्शन है समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है। तो क्या हो सकती है, घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, कह सकते हैं सदैव समान होती है ना। हालांकि इन दोनों ऑप्शनों में सिमिलरिटी है, कह सकते हैं। देखिएगा जो मातृभाषा होती है, चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में ही लिखा हुआ है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो है तो भाषा अनिवार्य किया जाए, या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाए, मतलब जो उसकी मातृभाषा है उसी पर शिक्षा दी जाए। तो क्या हो सकती है, दोनों सदैव हो सकती है, मतलब यहाँ कह सकते हैं सदैव, सदैव तो नहीं कह सकते पर समान हो सकती है ना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ये होगा। फिर आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है ना। छठवां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या। पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर, या पाठ्य पुस्तक। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना, भाषा प्रयोग के अवसर, है ना। सबसे पहले भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए, अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा, चूँकि उनको सिखाया जाता है, उनके सामने बोला जाता है ना, ढंग से बोलना चाहिए, व्याकरण सम्मत शुद्धता स्पष्टता से बोलना चाहिए, जिससे बच्चा भाषा को ग्रहण कर पाए या सीख पाए। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, क्वेश्चन मार्क है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या। देखेंगे सभी भाषा पढ़ सकता है। दूसरा है सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं। देखेंगे बच्चा विद्यालय आने से पहले जो होता है तो अपनी
क्या तीसरा है, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। हाँ, जो उनकी मातृभाषा होती है उससे वो लैस होते हैं। लैस मतलब क्या होता है, दक्ष होते हैं वो। कह सकते हैं कि जो उसकी मातृभाषा होती है उसको वो जानते रहते हैं, उसी के माध्यम से वो बोल पाते हैं। किसी भाषा को या शिक्षा को अध्ययन किया सिखाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से क्या होती है कि बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होता है। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास डैश डैश क्या, क्वेश्चन मार्क है। देखेंगे ऑप्शन है, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, 5000 शब्द होते हैं। तीसरा है 5000 वाक्य होते हैं, अपनी भाषा के जटिल और समृद्ध संरचना होती है। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा कि अपनी भाषा के जटिल और समृद्ध संरचना होती है। तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, हमने आपको हिंदी पेडागॉजी की ये पहली क्लास है, पहला लेक्चर है दोस्तों। हमने काफ़ी आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाया और जो है तो हमने ये थ्योरी भी पढ़ाई है। सबसे पहले हमने देखी यहाँ पास जो है तो हिंदी शिक्षा शास्त्र का जो पेडागॉजी का जो है तो सिलेबस मैंने दिखाया कि इस प्रकार से सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आज हमने पहला बिंदु देखा है भाषा अधिगम एवं अर्जन देखा है। पहले टॉपिक को हमने पूर्ण रूप से कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम जो है तो सेकंड टॉपिक को लेकर आएंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्या देखेंगे यहाँ पास जो दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, है ना। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।